जय हिंद साथियों, आज हम फिर से स्वागत सभी का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले पाठ में। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है। इस पार्ट को देख लीजिएगा। यदि आप तीनों पार्ट को देख लेते तो ये चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटने वाला है। तो जैसा कि पिछले चैप्टर 2 में हमने कुछ अभिक्रिया का प्रकार पढ़े थे और जो बच गए अभिक्रिया का प्रकार आज उसको हम पढ़ के खत्म करेंगे। पार्ट 3 में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा 10 से 20 मिनट का ये भी लेक्चर रहेगा। ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट आप हमें डेली देते हैं तो आपको साइंस या मैथ का पूरा तैयारी हो जाएगा और साथ में सोशल साइंस का भी वीडियो आता रहता है, उसको भी देखते हैं। चलिए पहला हम जानते हैं ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ये बच्चे परिभाषा पूरा याद करने का जरूरत नहीं, सीधे याद रखिए। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का यानी कि जुड़ना होता है। सिंपल सा अभी कि इसका परिभाषा याद रखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका, ये दोनों याद रखिए। दोनों में से एक को वह अभिक्रिया परिभाषा कैसे लिखना है वो हम आपको बता देते। पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर आप तो छोटा छोटा पद दे देते हैं तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। तो परिभाषा आपको ऐसे लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ नहीं, ये वाला नहीं लिखना, ये वाला नहीं, ये उष्मा छेपी वाला। जिसमें उत्पाद में ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का क्या करते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में कर दीजिए, उत्पाद में नहीं कर सकते, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की हानि, यह या में है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या तो नहीं लिख सकते, या इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, एक ये आपको बनाना आना चाहिए। क्लास 10वीं के छात्र हैं, आपको शब्द से परिभाषा को लिखना आना चाहिए। आए समझ? हाइड्रोजन की हानि यानी कि कमी होती है, दोनों में से एक होगा। कोई जरूरी नहीं कि दोनों होना चाहिए, तीनों में से एक, कोई एक भी हुआ तो वह एक उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए Mg के, यहाँ पर MgO2, आप ध्यान से देखिएगा, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी हो सकता है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना है, संयोजन। लेकिन यहाँ पर जब वो बोल दे ऑक्सीजन का संयोग, यहाँ पर देखिए Mg के पास अभी कोई नहीं है, लेकिन Mg के पास यहाँ पर O आ गया, यानी कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ऑक्सीजन का जुड़ना एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें भी देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। सिंपल सी बात, जो जहां भी आपको ऑक्सीजन की वृद्धि दिख जाए तो आपको उपचयन अभिक्रिया देना है। और कभी भी ऑप्शन में उपचयन और संयोजन दोनों साथ साथ नहीं रहेगा, ये भी जान लीजिएगा, बहुत कम ऑप्शन में रहता है। अगला देखिए क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना भी लिख लीजिए, का जुड़ना। बस आप बना लीजिएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें हमारा ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, वैसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, Cu के पास अभी कौन है, O है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास अभी कुछ नहीं है
और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, कॉपर, यानी कि कॉपर के पास कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के पास क्या है, वो है। तो यानी कि इसमें ऑक्सीजन का हटना हुआ, हालांकि इसमें दोनों हुआ, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है हम आगे जानेंगे। रिडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ, हटना, हट गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन का हटना या तो हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना भी हो सकता है, हाइड्रोजन का जुड़ना भी हो सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा Fe2O3, Fe के पास अभी क्या है, O है, लेकिन यहाँ पर देखिए Fe के पास कुछ नहीं है। मेन इस पे ध्यान देना, Fe के पास अभी कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर हुई ऑक्सीजन की हानि। ऑक्सीजन की हानि होती है तब अपचयन अभिक्रिया होता है। क्लियर, कितना आसानी से समझ गए, एक पेज में आपको समझा दें। चलिए अगला देखिए, रिडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ हो, यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ हो। जैसे कि हम पिछला एग्जांपल बताएं, ऑक्सीजन का जुड़ना भी होता है, ऑक्सीजन का घटना भी होता है, दोनों काम होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना भी होता है, ऑक्सीजन का घटना भी होता है। तो वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये वाला एग्जाम्पल नहीं याद कीजिएगा, ये एग्जाम्पल उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये वाला एग्जाम्पल देखिए, CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके बनाया Cu प्लस H2O। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है, कॉपर के साथ अभी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ क्या देखिए, कुछ नहीं है, कॉपर के साथ यहाँ पर क्या, कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की हानि हुई तो यहाँ हुई अपचयन, यहाँ की हुई अपचयन। लेकिन हाइड्रोजन के पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के पास यहाँ पर O आ गया, मतलब यहाँ हुआ उपचयन, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। जहां भी उपचयन और अपचयन जिस अभिक्रिया में दोनों साथ साथ हो, वहां पर रिडॉक्स अभिक्रिया ही मारिएगा। देख लीजिएगा दोनों अच्छे तरीके से। जैसे कि ये भी एग्जाम्पल क्या है, एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, सेम एग्जाम्पल वही था, वही एग्जाम्पल हम लिए हैं यहाँ पर देखिए। तो यह क्या है, एक रिडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक लास्ट अभिक्रिया देखिएगा, अपक्षेपण। अपक्षेपण में क्या होता है, अघुलनशील ठोस बनता, मतलब जो जल में ना घुले या ना घुले, वैसे को हम अपक्षेप कहते हैं, अपक्षेप का निर्माण हो जाना। वैसी अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है, या वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, एक पदार्थ अघुलनशील ठोस बना देता है, तो वैसी अभिक्रिया को हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिएगा, AgNO3 NaCl, यहाँ पर बना क्या, AgCl NONO3। AgCl क्या है, एक अपक्षेप का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, यह एक अपक्षेप का निर्माण कर रहा है, यानी कि जो जल में ना घुलता, जो जल में ना घुलता। आया समझ, यह एक अपक्षेप का निर्माण कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, अपक्षेप का निर्माण कर दे रहा है, जो कि जल में ना घुलता। इसमें BSO4 को अपक्षेप का निर्माण कर रहा है। दोनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा, जब एग्जाम में पूछे अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। वैसे भी जब हम VBI सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, ये लेक्चर खत्म होने के बाद अगला जो लेक्चर आएगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही आएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि कैसे हमको आंसर लिखना है। ये तो हम थ्योरी समझ लिए, आपको आसानी से समझा दिए कि किसको अपक्षेपण, किसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। जब एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखना है वो उसमें हम बताएंगे। तो बस आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या पढ़ेंगे, संक्षारण, विक्रिय घनता और दहन। ये 3 टॉपिक पढ़ के चैप्टर को करते हैं खत्म। ध्यान से देखिए, संक्षारण पहले समझते हैं, कोरिजन क्या है, कोरिजन क्या है, धातु की सतह हवा, नमी, रसायन के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, उसको हम संक्षारण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, हवा, धातु जब सतह के जो हवा में, हमारा हवा में नमी होता है, ऑक्सीजन होता है, इसको जब संपर्क में आता है तो धीरे धीरे क्या नष्ट होने लगता है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। यह एक उपचयन अभिक्रिया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, ये ऑक्सीजन की
यहाँ पर होती है जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। जो धातु के सतह में ऑक्सीजन आ जाता है, नमी आ जाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, समान उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है? इसमें लोहे पर देखिए होगा एक जंग लग जाता है, जंग लग जाता है, जो कि भूरे भूरे टाइप का रहता है। इसका समीकरण याद कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूत्र भी आपको पूछ ले, यहाँ पर देखिए Fe। Fe क्या है? लोहा, इसको ये ऑक्सीजन के संपर्क में आया और यहाँ पर 2x2 मतलब क्या हुआ? 2x2 मतलब यहाँ पर नमी, नमी के यानी कि इसमें कुछ जल की मात्रा भी है, हवा में जल की भी मात्रा है। यहाँ पर बनाया 2, यहाँ बैलेंस किया हुआ है Fe2O3 और XH2O। ये फॉर्मूला है जंग का, ये फॉर्मूला क्या है? जंग का, याद रखिए। इसके अलावा क्या और संक्षारण है? तो अन्य उदाहरण है चांदी पर काली परत चढ़ना, देखिएगा सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। चांदी का यदि आपके पास कोई जेवर या ज्वेलरी होगा, उसी को ज्वेलरी बोलते हैं, उस पर आप देखिएगा यदि चांदी का होगा उसमें काला परत चढ़ जाता है। वो काला परत क्यों होता है? ऑक्सीजन में और हवा में मौजूद हमारा सल्फाइड से वो रिएक्शन करता है। जैसे कि जो हमारा लोहे होता है वो ऑक्सीजन और नमी के कारण यहाँ पर जंग लगता है, और यहाँ पर वहीं पर जो हमारा चांदी होता है वो सल्फाइड से रिएक्ट करता है। और हवा में बहुत सारा पदार्थ रसायन मिले हुए थे। तांबा पर हरी परत चढ़ जाता है तो वो कॉपर कार्बोनेट बनता है, यानी कि ये कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। हवा में बहुत सारा जो मौजूद रहता है रसायन, उससे अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है यहाँ पर। इसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। लोहे में क्या होता है? जंग लग जाता है। यहाँ पर समान उदाहरण देख सकते हैं, ये देखिए हमारा साइकिल का चैन हो गया, इसमें लग सकता है। पानी का, हमारा पानी का पाइप हो गया, चैन हो गया, सिक्कड़ जिसको बोलते हैं। ये देखिए गियर बॉक्स हो गया हमारा, ये हमारा बाइक का चैन हो गया। इस प्रकार से देखिए ये सभी क्या है? ये सभी उदाहरण क्या है? संक्षारण का। इस प्रकार से देखेंगे तो ये कैसे हो जाता है? तो हवा में जो मौजूद रहता है नमी, ऑक्सीजन या कुछ रसायन होते हैं, उससे अभिक्रिया करके क्या करता है? जंग लग जाता है इसमें। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं संक्षारण। अब इस संक्षारण से बचे कैसे? संक्षारण को धातु से बचाएं कैसे? सबसे पहला अच्छा उदाहरण है पेंट या तेल लगा देना। यह हवा, ये क्या है? यह धातु और हवा के या नमी के बीच एक दीवार बना देता है। जब उसमें हम पेंट या तेल कर देते हैं तो वो धातु और हवा के बीच में क्या पतली प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जिससे क्या होता है? वो धातु हवा के संपर्क में नहीं आता, उसमें जंग लगने से बच जाता है। और यह देखिए यदस लेपन बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन 2 अंक में पूछ सकता है, 2 अंक में आपको पूछ सकता है यदस लेपन क्या है। तो लोहे के वस्तुओं पर जिंक यानी जस्ता का परत चढ़ाना की ये यदस लेपन कहलाता है। मिश्र धातु बना सकते हैं, जंग लगाने के लिए मिश्र धातु बना सकते हैं, धातुओं को मिलाकर नया रूप दे देते हैं। जैसे कि लोहा, यहाँ पर देखिए कार्बन और क्रोमियम को मिलाकर एक नया बना देते हैं, स्टेनलेस स्टील, इसमें कभी भी जंग नहीं लगता। जैसे कि हमारा हो गया रेल का पटरी, उसमें कभी भी यहाँ पर जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु को भी लगाकर बचा सकते हैं। अगला ग्रीस लगा देते हैं। देखिए मशीनों के पुर्जों पर जंग लगाने से बचाने के लिए हम लगाते हैं। ये हमारा देखिए गियर बॉक्स हो गया, इसमें जंग ना लगे, इसमें क्या कहते हैं? ग्रीस लगा देते हैं। आप लोग देखे होंगे जब बाइक वगैरह होता होगा उसमें ग्रीस क्यों लगाते हैं? चैन में तेल क्यों लगाते हैं? ताकि चैन में जंग ना लगे और वो ज्यादा देर टिके और अच्छे तरीके से काम। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है यह देख सकते हैं कैसे कैसे हम लगा सकते हैं। पेंट कर सकते हैं। ये हमारा देखिए करकट है, इसको पेंट करके ये जिंक लगा रहा है। क्या लगा रहा है? जिंक लगा रहा है शायद। जिंक यहाँ पर देखिए पेंट ब्रश कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि यदस लेपन कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ऐसे करके हम बचाए जा सकते हैं। अगला देखिए विकृत गंधिता क्या है वो समझते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को हवा यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित होने से हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो हमारा खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें मौजूद होता है तेल और वसा। तेल और जो वसा होता है
वो खाद्य पदार्थ यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण से वो खराब होने लगता है। इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम इससे खाना बहुत का स्वाद और गंध पूरी तरीके से क्या होता है, खराब हो जाता है। इसका काम इसलिए पके हुए भोजन को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। पके हुए जो भोजन है उसको कभी भी खुला में हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इसका कारण से क्या होता है, वो खाना खराब होने लगता है। अब देखिए आगे क्या है, इससे बचने का उपाय क्या है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, व्यक्तिगत गंधता को हम कैसे होने से बचा सकते हैं। इसका पहला उदाहरण सबसे बेस्ट उपाय है प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग। खाने में BHA और BHT मिलाना, यह एक तरह का रसायन है जो कि यहाँ पर खाने को ऑक्सीजन के संपर्क से दूर रखता है। खाने में BHA मिला सकते हैं। और हमारे देखिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि यहाँ चिप्स के थैलियों में ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ताकि जो कि कम से क्रिया यानी कि कम अभिक्रिया करता भरना। चिप्स के थैली में जो आप देखेंगे 5 रुपया खरीदते बोलते उसमें आधा ज़्यादा हवा है, वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन होता है। यदि वो नाइट्रोजन नहीं मिलाया जाए तो चिप्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो चिप्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वायुरोधी बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, इससे उपचयन प्रक्रिया में धीमी हो जाती है। जैसे खाना रखते हैं, जैसे कुकर कढ़ाई में रखते हैं और उसको झाँप के या ढक के रखते हैं, ताकि वो ज़्यादा देरी ऑक्सीजन के संपर्क में, कुछ हिस्सा ऑक्सीजन उसमें ना जाए, कुछ फिर भी वायुरोधी का प्रयोग कीजिएगा, एयर टाइट कंटेनर में रख भी दीजिएगा, लेकिन कुछ समय में वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगला है देखिए रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख सकते हैं, कम तापमान और अभिक्रिया दर को में क्या करता है, धीमी करता है। ये ऐसा नहीं कि खराब ही नहीं होगा, लेकिन क्या करेगा, जल्दी खराब होने नहीं देगा, क्योंकि कुछ मात्रा तो ऑक्सीजन में फ्रिज में चला जाता, क्योंकि आप जब खोलते तो ऑक्सीजन तो जाता ही है, लेकिन क्या करता है वो ठंडा कम तापमान के कारण वो ऑक्सीजन खाने के पदार्थ से रिएक्शन नहीं कर पाता है। दहन क्या है वो समझते, दहन क्या है, लास्ट टॉपिक। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसको हम कहेंगे दहन। ये हमेशा एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है यानी कि निकल रही है। यह भी एक क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। दह पदार्थ किसको बोलते हैं, जो आसानी से जलते हैं, लकड़ी पेट्रोल CNG जो आसानी से जलते हैं उसको दह पदार्थ बोलते हैं। और अदह पदार्थ किसको कहते हैं, जो नहीं जलते, पत्थर कांच ये सब अदह पदार्थ हुआ। मोमबत्ती का ज्वलन देख लीजिए, मोमबत्ती का ज्वलन सब विभिन्न क्षेत्र क्या क्या है। पूर्ण दहन वाले बाह्य छात्र नीला होता है। मोमबत्ती को जलाएगा तो सबसे बाहरी भाग क्या होगा, नीला होता है। सबसे गर्म भाग ऊपर, जब देखिएगा मोमबत्ती के ऊपर रखिएगा तो वो बहुत ही अधिक गर्म होगा, लेकिन बीच में डालिएगा तो वो बुझ जाता है। क्यों, क्योंकि वो गर्म भाग होता है। सबसे कम गर्म भाग ये बत्ती जो पास वाला होता है, ये सबसे कम गर्म वाला भाग होता है। हालांकि ये आपको पढ़ना नहीं है, इससे बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में दहन था इसलिए हम आपको पढ़ा दिए थे। दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या, यानी कि दहन कोई भी पदार्थ जलने के लिए, ये वाला भले इंपॉर्टेंट है, जलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ हमें क्या क्या होना चाहिए, दह पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। जलने के लिए ईंधन या फ्यूल का होना अनिवार्य है, यानी हमें किसी चीज को जलाना तो पहले हम उसको लाना पड़ेगा। दहन के पोषक में उपस्थिति ऑक्सीजन हवा होना बहुत जरूरी है। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्वलन ताप होना चाहिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाता है। इन तीनों टिप्स में से एक भी हटा दे तो आग बुझ जाएगी, यानी कि ये 3 चीज होना चाहिए। इन तीनों में से एक चीज भी हटा दिए तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ये आप लोगों के लिए टिप है, याद रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब है, हमारा ईंधन होना चाहिए, हमारा उष्मा होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। सभी चीज, कोई भी चीज हटाएं आग बुझ जाएगी। आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, देखिए ऑक्सीजन नीडेड टू बर्न, मतलब ऑक्सीजन हमें कंपलसरी है जलने के लिए। बर्निंग ऑफ कैंडल, यहाँ पर देखिए कैंडल जल रहा है, उसको हम क्या किए,
यहाँ पर इसको जार से ढक दें। कुछ समय ऑक्सीजन का सप्लाई अंदर रहता है तो जलेगा, लेकिन कुछ समय बाद बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई, कैंडल विथ लेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पर वो जलने से नहीं जल सकता। एक बार में याद कर लीजिए, एक बार में फिर से रिवीजन हम आपको करवा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या किसको कहते हैं? वह अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, यह समझ लीजिए। एक बार में हम आपको याद करा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या? वह प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या कहता है? किसी रासायनिक का प्रतीक यानी कि सिंबल के रूप में प्रयुक्त उसको निरूपित करना ही क्या कहता है? रासायनिक समीकरण कराते हैं। अभिक्रिया का प्रकार याद कर लीजिए। पहला संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन। और देखिए वियोजन में 3 याद रखिएगा, ऊष्मा वियोजन, तीसरा हमारा हो गया, दूसरा हमारा विद्युतीय वियोजन, और तीसरा हमारा हो गया हमारा क्या? तीसरा हमारा हो गया प्रकाशीय वियोजन। ये तीनों याद रखिएगा। चलिए आगे। और हमारा और एक था रिडॉक्स। ऐसे तो मेनली इतना ही है। छठा हमारा हो गया रिडॉक्स। रिडॉक्स अच्छे से लिख देते हैं, रिडॉक्स, रिडॉक्स। पीछे जो हम पढ़े हैं उसी का रिवीजन करा देते ताकि रिडॉक्स। छठा हमारा हो गया, सातवां हमारा अवक्षेपण। बस इतना याद कर लीजिए, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। और बाकी संचारण वगैरह तो आज ही पढ़े हैं, तो वो तो आपको रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है नहीं। इस प्रकार से ये चैप्टर होता है यहीं पर खत्म। यदि आपको समझ में आया या हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया या कुछ भी दिक्कत हुआ या हम कुछ ज़्यादा फास्ट पढ़ा दिए तो बताइएगा कमेंट में, ताकि हम सुधार करें। क्योंकि अभी हम ज़्यादा दिन से नहीं पढ़ा रहे, मैं हमको पढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ये इधर 6 महीना हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। जनवरी से हम लोग पढ़ा रहे हैं बस। 25 में तो हम खुद 12th पास किए हैं, फर्स्ट ईयर में हम अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, यानी कि हमको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 महीना भी बहुत कम है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।